आज जो हम हैं नोएडा सेक्टर 62 में, जहाँ पे पापा रहते हैं। आज पापा का है रिटायरमेंट डे। तो अभी कोविड के चलते वैसे भी ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। आपको पता ही है, कोरोना में सभी सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। तो थोड़े बहुत लोगों के साथ ऑफिशियल एक छोटी सी सेरेमनी के लिए जा रहे हैं, और बस कार आ चुकी है और हम जा रहे हैं ऑफिस। 2001 से साथ काम किया था जी। सर के साथ, अच्छा जब टेम्परेरी हेडक्वार्टर बुला लिया था। अच्छा। Thank you, sir. Bhate Vidyalaya Samiti. In the year 1989, as a audit assistant, and then promoted as an SO in the year 1998, and subsequently he was promoted as a assistant commissioner in the year 2015. And in all these three capacities put together, around 32 years, 9 months and 25 days, 33 years, he has given a very long service in Navadeo Vidyalaya Samiti. And in the capacity of AC admin, he was giving excellent service for AC finance, a very knowledgeable person. So it's all the Samiti's his greatness and Samiti's opportunity to have such kind of person with caliber and kind heart. I always discourage him. Even now, by age he is 60, by energy he is less than 40. And I also welcome the family members of Mr. Bhatt to this program. Welcome to all of you. So with this, may I request our Mr. Mageshwari ji, very long associate of Mr. Bhatt. He is the one who can give us about the complete career program anybody else. So may I request Mr. Mageshwari ji to speak about महोदय, सभी संयुक्त आयुक्त महोदय, सभी साथी, भट्ट जी मेरे दोस्त, और चूँकि आपने बताया कि लॉन्ग एसोसिएशन है, और मुझे वो पहला दिन भी याद है सर कि मैं सभी को कि 89 में हमने ज्वाइन किया, तो पहला एनुअल अकाउंट लेकर के हम मुख्यालय आए, तब एक जानकारी हुई और शायद वो बॉन्डिंग लगातार बढ़ती गई। उसके बाद कार्य क्षेत्र को लेकर के और व्यक्तिगत तौर पे भी, जैसे बहुत बार हम किसी से मिलते हैं तो एक लाइकिंग बन जाती है, एक हैबिट, नेचर, तो वो दोनों का हमारा एसोसिएशन इतना रहा कि बाद में बहुत से नॉन टीचिंग के प्रोग्राम्स जो उस समय एनालाइज नहीं थी, तो ट्रेनिंग करवाने में उनका एसोसिएशन, क्योंकि मैं जयपुर रीजन, पूना रीजन में था, तो तब भट्ट जी को वो बहुत सारे टॉपिक्स हमने दोनों ने ज्वाइंट, जैसे ज्वाइंट की तरह से करते थे। उन्होंने भी एक बार पटना मुझे बुलाया था, और बहुत सारी चीज़ों में, चूँकि वो बहुत लेबोरियस रहे, बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा पीछे से की उन्होंने। और अभी चूँकि पीछे 5-6 महीने से हम दोनों एक साथ ही रह रहे हैं, तो उनका जो जब वो बचपन में जहाँ से स्कूलिंग की, जो चूँकि पहाड़ के हैं, तो वो अब अपनी इतनी छोटी छोटी बातें जब मुझे बताई, तो मुझे आज निश्चित तौर पे मैं आपसे शेयर करूँगा एक छोटी सी बात कि वो बताते थे कि बताया कि जब मैं 5th क्लास में था, तब भी गांव से चलता हुआ वहाँ आते थे, और वहीं पे फिर रात को वहीं स्कूल में रहना होता था, क्योंकि वो खुद से उनकी मम्मी और उन्होंने ही उनको सारी चीज़ें आगे की। फिर कॉलेज से लेकर के आगे चलते गए, फिर दिल्ली वो आ गए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। ऐसे सारी एसोसिएशन उनकी जो है वो, मतलब एक तरह से हम और मैं भी मानता हूँ कि वो अपने आप को उन्होंने आगे करते हुए, और कार्य के क्षेत्र में जहाँ तक मैं देखता हूँ, हमेशा 9 बजते ही ऑफिस में, मैं शायद कहता हूँ 5 मिनट बस में आ रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं 9 बज गए, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो वो, और ऐसा नहीं कि 5 महीने का, वो पीछे से टाइम का भी कमिटेड रहे।
बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ इनके होने से मुझे व्यक्तिगत तौर पे कार्य करने का बहुत ज़्यादा मुझे बहुत गुड फील रहा और बहुत एक एसोसिएशन पहले से ही रहा, तो मेरे लिए सुलभ और आसान भी रहा। और वो सुलभ और आसान रहा तो मैं भी उस रिजल्ट को दे पाया हूँ सारी चीज़ें। उस अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत डर रहा था मुख्यालय आने से, पर शायद मेरे दोस्त ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने इतना सपोर्ट आज तक किया। और निश्चित तौर पे हंसी मजाक और मस्ती तो बहुत करते हैं, शायद पूरे हिंदुस्तान में सभी जानते हैं। बहुत से हंसने और हंसाने का माहौल अभी भी नीचे हम विंग में भी यही कह रहे थे कि वो जो बीच में हंसते हुए चीज़ों को करना, बाकी चीज़ों को लेके सबको करना, मतलब कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन को जैसा एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है, मैंने एक साथी के रूप में, एक दोस्त के रूप में मैंने, और निश्चित तौर पे आज यही कहूँगा कि वैसे क्योंकि हम साथ में ही हैं, फिर भी अपने बाकी बचे हुए जितने भी कार्य हैं उन पे जरूर से फोकस करते हुए अपने कार्य करें। अपना मकान उन्होंने अब जाके लिया है, जबकि वो भी मैं बहुत पीछे नहीं बढ़ी, आप लो देख लो, नहीं ऐसा नहीं हो जाए रिटायरमेंट के बाद आप फिर पता लगे कि परिवार के साथ में एक मकान होना, तो शायद कहीं क्लिक हुआ निश्चित तौर पे मैडम और उन्होंने भी हुआ, तो वो अब जाके पीछे 1 महीने में मकान का होने, जबकि जनरली ये सब प्लानिंग कर लेते हैं। बहुत सारा वर्क का एरिया उनका अपना है जिसको वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें निश्चित तौर पे कुछ CPF और उससे रिलेटेड एरिया है। और बस यही मैं कहूँगा कि आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही एनर्जेटिक रहें, दोस्तों के प्रति, साथियों के प्रति अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। निश्चित तौर पे नवोदय विद्यालय समिति जो हमारा अपना डिपार्टमेंट है, जहाँ से हमें ब्रेड बटर मिली, आपने उसका योगदान उसी ढंग से निभाया जो एक विभाग, जो एक डिपार्टमेंट एक कर्मचारी से उम्मीद रखता है। When I was given the additional charge of Deputy Commissioner of Finance, other areas at least they have some knowledge, idea about it, but CPF investment is totally altogether new ball game for me. So whenever he comes to me with the file, I used to ask me, पहले मुझे समझा दो ये investment कैसे करना है. So but he has got a complete thorough knowledge about, even वो explain करने के बाद भी मुझे 2 बार सुनना पड़ा समझने के लिए what he is trying to explain it. So that shows you the in-depth of knowledge in not only in general finance, all the specified field of investment and CPF is concerned. So I think with his presence, our money is always kept very safe. Thank you, Mr. Maheshwari ji. Now may I request Mr. Girish ji to express his experience of working with Mr. आदरणीय आयुक्त महोदय, सभी संयुक्त आयुक्त और मेरे साथियों और भट्ट जी, उनके फैमिली मेंबर्स, मुझे हेडक्वार्टर्स में आए 1 साल हुआ और मैं वैसे मैथ्स का हूँ लेकिन फाइनेंस मेरा वीक है, मुझे चीज़ें कम समझ में आती। तो हेडक्वार्टर में आकर के सबसे पहले ऑफिसर जो मेरे वर्क एरिया से अलग है, जिनका केबिन मैंने विजिट किया, वो भट्ट जी थे। सर पहले सुबह आ जाते थे और मैं भी पहले आ जाता था, तो हुआ कि चलो देख लेते हैं सर के पास। तो सर के पास गया तो जनरली फाइनेंस में तो ढेर सारी फाइलें और ये सब होती है, लेकिन सर का ऑफिस एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई भी पेंडिंग वर्क नहीं है, सारे पेपर्स एकदम अपनी जगह हैं। इवन हम लोग का जो सेक्शन है वो काफ़ी शादी लगता है कि ढेर सारी फाइलें और वो एक पेज ढूंढने जाओ तो मिलता नहीं है, 1-2 घंटा लग जाता है। सर को शायद पता होगा कि फील्ड में भट्ट जी को एज अ एमबीएस रिपोजिटरी बोलते हैं। वो कहते हैं कोई कागज कहीं नहीं मिले तो भट्ट जी के पास जाओ, इनके पास शायद कोई बैग है, मैंने देखा नहीं, कहते हैं उनके पास एक बैग है और उस बैग में से वो तुरंत तो नहीं निकाल के देंगे, बाद में बुलाएंगे कि हाँ ये लो तुम्हारा कागज मिल गया। मुझे भी कुछ 1-2 पेपर्स की ज़रूरत पड़ी तो सर से रिक्वेस्ट की तो सर ने निकाल के दिया, हालांकि वो हमारी सेक्शन से रिलेटेड थे, हमें हमारे सेक्शन में नहीं मिले, सर से ही मिले। और ऐसा बहुत काम होता है कि जो फाइनेंस के लोग हों और वो जो भी नेचर के हों, तो सर एकदम एक्सेप्शंस हैं, उनके साथ बात करिए तो एकदम दिल खुश हो जाता है और आदमी हंसते हंसते उसका टाइम निकल जाता है तो पता नहीं चलता है। इवन सर काफ़ी सीनियर हैं, हम लोग तो बहुत जूनियर हैं, ऐसा कभी बात करते हैं तो ऐसा कभी फीलिंग नहीं आया। सो इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस when we work together. So I pray to Almighty that your after retirement life should be as good as
throughout your career. Thank you, sir. मैटर है और ढूंढ कर नहीं मिलने से मैं इनको फोन करता हूँ, सर ये डेडिकेशन को आगे सर्कुलर मुझे दे दो। वो पता नहीं विद इन नो टाइम कहाँ में रखे मुझे देते यही सर्कुलर है, यही आपको रेफर करना है। सो दैट वे ही इज नॉट ओनली डूइंग हिज जॉब बट ही इज असिस्टिंग अदर सेक्शन आल्सो। थैंक यू सर। सो नाउ मैं रिक्वेस्ट त्यागी जी से डीसी, एसी और सभी साथी और भट्टी जी और भट्टी के परिवार के सभी सदस्यगण, भट्टी जी से परिचय हमारा शुरू से ही है। जब से हर इनका हर रूप हमने देखा हुआ है। जब हम पीजीटी थे तब भट्टी जी ऑडिट असिस्टेंट से स्कूलों में आते थे और एक सबसे अच्छी बात हमें लगती थी, जब भी किसी का ऑडिट में कोई प्रॉब्लम आती थी तो भट्टी जी उसको बुला लेते थे पहले। जैसे कई बार हमने ऑडिट देखा है चुपचाप उसमें कुछ भी लिख के चले जाते हैं, बाद में परेशानियां आती रहती हैं। लेकिन भट्टी की आदत थी बहुत बढ़िया थी कि जिसकी भी प्रॉब्लम है उस टीचर को या उस एम्प्लॉय को बुला लेंगे पास, भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम है बताओ क्या कहना है, और यदि प्रॉब्लम समझ में आ गई तो उसको छोड़ देंगे, नहीं तो फिर लिखेंगे। तो ये बहुत अच्छी हमें बात लगती थी कि कम से कम आदमी को सुना जाता है उसको लिखने से पहले कुछ, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद फिर हम वाइस प्रिंसिपल हुए, उसका हमारा एक एग्जाम हुआ वाइस प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल प्रमोशन एग्जाम। ये सबसे पहले जब हुआ था तो बड़ा बहुत ही एक एग्जॉस्टिव तरह का पेपर था, जिसमें पूरा लिखना होता था, रिटन पेपर था। तो शायद इसने भी सोचा हो कि इस कॉपी को चेक कौन करेगा। अब ये कौन कॉपी चेक करे, काफी मतलब उसमें बड़ा मोटा सा पेपर था और उसमें काफी रूल्स रेगुलेशन सब कुछ इस तरह से था। तो हमें बड़ी खुशी हुई जान के कि उसे भट्टी चेक करेंगे, वो सेक्शन ऑफिसर थे उस समय, और उन्होंने प्रिंसिपल का जो एग्जाम हुआ था उसकी कॉपी भट्टी ने चेक करी पूरे ऑल इंडिया लेवल। तो बहुत ये योग्यता थी उनकी, तभी उनको ऐसा परखा गया, नहीं तो बहुत एसी डीसी बहुत थे उस समय, लेकिन उनको चुना गया क्योंकि उनको हर चीज की फौरन नॉलेज है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस होती थी, क्योंकि मैं लखनऊ रीजन में ज़्यादा रहा हूँ तो भट्टी भी वहीं ज़्यादा रहते थे, तो जब भी इनका लेक्चर होता था तो जो भी कोई प्रॉब्लम आपकी है उसे सोल्व तुरंत यदि टू द पॉइंट करना है तो भट्टी उसके लिए जाने जाते थे। एक बार मैं नैनीताल में प्रिंसिपल था तो वहाँ हमारा एक इंडक्शन कोर्स LDC का आपने कराया था, तो उसमें डिफरेंट टाइप के रिसोर्स पर्सन बुलाए गए, तो भट्टी को भी हमने बुलाया। तो जितनी भी तरह की प्रॉब्लम सबकी थी, चाहे वो किसी ने भी लेक्चर दिया और बाद में भट्टी ने सबकी सोल्व, तो इनको भीष्म पितामह नाम दे दिया गया उस दिन, ये सब नवोदय के भीष्म पितामह हैं, इनसे चाहे कुछ भी पूछ लो आप, ये सब बता देंगे। तो भट्टी के साथ हमेशा संपर्क बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी जानकारी फोन करके भी उनसे जब एज ए टीचर प्रिंसिपल कभी भी रहे तो उनसे पूछ लेते थे, तो हमेशा बिल्कुल सही जानकारी हमको मिल जाती थी। तो जब भी कोई टू द पॉइंट बात जाननी हो, सही बात जाननी हो, तो भट्टी उसके लिए जाने जाते थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हेडक्वार्टर में आए तो देख रहे हैं कि फाइनेंस पूरा इन्हीं के ऊपर रहा, ना कोई डीसी है, ना कोई ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो नहीं है, और सब काम ये बड़े अच्छी तरह से इन्होंने एज एसी किया, जो कि उनका वो काम शायद नहीं था, उससे बड़े अधिकारी भी होने चाहिए थे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हमने इनका काम देखा है हमेशा। तो शुरू से इसे संपर्क में रहे हैं, आज तक है, तो लगभग 33 साल का संपर्क है। तो मैं कामना करता हूँ कि भट्टी स्वस्थ रहेंगे जैसे हैं और हमेशा इसी तरह से जोली मूड में जैसे वो रहते हैं रहेंगे, और उनके परिवार के सदस्यों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनके रिटायरमेंट की, आगे उनके अच्छे भविष्य की, उनके स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। As far as audit is concerned, generally एक ऑडिट सेक्शन के बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन रहता है, वो जाने से वहाँ जाके कुछ केस पकड़ना है, उसको प्रॉब्लम करना, इसी लाइन में रहता है। बट ये थोड़ा अलग ही पर्सन है, वो RO लेवल पर भी जो है कोई लॉन्ग स्टैंडिंग पेंडिंग आउटस्टैंडिंग पैरास है, इसको कैसा करने से सेटलमेंट हो सकता है। सो ही ट्राइज टू गिव द सजेशन आल्सो how to solve this issue. So always we say a person should be a part of the solution, not a part of the problem. So that way he is being an audit assistant, he always try to help the people that the problem should be solved. What your observation exactly correct, sir. Now from a construction wing, there are plenty of file. मैं मेरा परिचय बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा, लेकिन 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो कंस्ट्रक्शन का और फाइनेंस का पहले जब भी देखता था तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता ही था मेरा, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ और जब से मैंने भट्ट साहब के साथ काम किया है तब से हमें कोई भी प्रॉब्लम किस तरह की आई नहीं। बहुत ही स्मूथली कोई प्रॉब्लम होती है हमारी आराम से डिस्कस कर लेते हैं, आ जाते हैं, मैं चला जाता हूँ, उनके बाद आराम से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो
तो कभी भी इस पीरियड में कंस्ट्रक्शन के फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। और जैसा सभी लोगों ने बताया कि उनकी वास्ट नॉलेज है काम के बारे में, सभी समस्या को बहुत आराम से बहुत ही स्मूथली निकाल देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हम लोग को नहीं आई। और भट्ट साहब रिटायर हो रहे हैं आज, हालांकि रिटायरमेंट की उनकी लगती नहीं है, लेकिन अब क्योंकि एक प्रक्रिया है रिटायर करने की, प्रक्रिया से रिटायर होना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भट्ट साहब का रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छे से गुजरे और उनके सब परिवार वालों के लिए मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। श्री भट्ट साहब एवं उनके परिवारजन, त्यागी जी ने जैसा शेयर किया, 89 से हम सब लोग एक साथ थे, पंत जी, त्यागी जी, मैं, भट्ट जी, और फाइनेंस के संदर्भ में जैसा सब शेयर कर रहे थे, कहीं किसी भी तरीके से छोटी से बड़ी बात हो उसका सॉल्यूशन भट्ट जी के पास होता था और ये सबके लिए एक्सेसिबल थे। किसी भी स्कूल से कोई भी टीचर फोन करके कुछ भी पूछते थे तो बताते थे। और ऑडिट के समय में भी बुलाकर कहीं कोई बात होती थी तो 90% जो ऑडिट ऑब्जेक्शन बन सकते थे वो वहीं की वहीं ऑडिट के दौरान ही खत्म हो जाते थे, अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटीज नहीं। डांटते भी थे, किसी टीचर ने किए बिल पर साइन नहीं किए थे तो पकड़ भी लेते थे, बुलाकर वहीं साइन भी करवा देते। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड था ऑडिट के समय, जबकि एक ऑडिट फियर होता था उस समय। जब हम टीचर थे, ऑडिट आ रहा है तो वो क्या क्या पकड़ेगा, पुरानी फाइल निकलेगी, तो वो उस फियर के अंदर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिट करा सेटल होते थे। दूसरा, त्यागी जी अभी बता रहे थे कि प्रिंसिपल का जो टेस्ट हुआ था सीतापुर में हुआ था, त्यागी शायद जी सीतापुर, और उसका रिजल्ट लखनऊ में चेक हुई थी और भट्ट जी को विशेष रूप से बुलाया गया था और जब तक कॉपी चेक नहीं हुई थी उसी कमरे में इनको बिठाने रखा गया था, ऐसा मुझे बाद में पता लगा था। और लेंदी पेपर था, मैंने भी वो पेपर दिया, त्यागी जी ने, पंत ने, सब उसमें शामिल थे। और उस समय रिजल्ट निकलने से पहले झांसी आए हुए थे, मैं वहाँ वाइस प्रिंसिपल था, तो लोगों को तो इन्होंने इंडिकेशन दे दिया था कि मैं उसमें पास हो गया हूँ। जब मैंने पूछा तो मुझे नहीं बताया और मुझसे बोले कि मैं ऑफिशियली कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, अब आप समझ लो तो समझ रहा है, तो इंडिकेशन पूरा दे दिया था। ऑडिट ऑब्जेक्शन हो, सेटलमेंट हो, प्रिंसिपल्स के दौरान भी कोई बात होती थी, किसी मद से किसी मद में ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता था तो तुरंत फोन पता लगता था, फोन करते थे, कोई नाराजगी व्यक्त करते थे, बाद में सॉल्यूशन बताते थे कि इसको ऐसा करके ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, मैं देखूँ। तो ये एक अच्छी बात थी, सुलभ, सरल, हंसमुख, सबको सहायता के लिए तत्पर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ज्ञान भी है, सरलता भी है, सहजता भी है। इन सब प्रतिभाओं के साथ आपका एक लंबा समय नवोदय में रहा और यहाँ भी हेडक्वार्टर में जब जरूरत पड़ी, एक शून्यता थी कि किसको बुलाया जाए, तो हेडक्वार्टर में सबसे पहले नाम आया कि भट्ट जी को यहाँ किसी तरह से लाया जाए, जिससे कि यहाँ की जो एक वो आ गया था, बीच में ब्लैंक आ गया था फाइनेंस में, उसको पूरा करने के लिए और बड़ी तत्परता के साथ पूरे फाइनेंस को हेडक्वार्टर में संभाला। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से ऊर्जावान रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और अपने ज्ञान से सेवा के दूसरे पक्ष में लोगों को लाभान्वित करते रहें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोचकर मैं फोन जब किया सभी समय मिले भी थे, बिकॉज ही इज वेरी पंक्चुअल एज फार एज हिज टाइमिंग इज कंसर्न। दूसरा बात बोलना है तो हमेशा वी एक्सपेक्ट एवरी ऑफिसर टू बी ए मेंबर ऑफ ए कमिटी और ए ग्रुप, जो भी पर्सनल बात हो या ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन हो, हम टीम मेंबर के रूप में उनसे जब सजेशन मांगते थे, मैं पर्सनली मांगता था, ही वाज वेरी काइंड इनफ टू क्लैरिफाई दैट विदाउट एनी हेजिटेशन। तीसरा है, जब मुझे जेसी एडमिन का काम करना पड़ा उस समय ना एसी फाइनेंस थे ना और कोई थे गाइड करने के लिए, वाज ओनली पर्सन हु वाज सफरिंग विद बोथ ऑडिट एंड फाइनेंस। ज्यादा समय उस समय ज्यादा चर्चा भी किया हूँ कि एनरिच माई नॉलेज इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस एंड अकाउंट्स। अनेक बार फाइल को वापस जरूर भेजा हूँ, मुझे भी बात मालूम है, क्योंकि व्हेनेवर आई एम नॉट फुल्ली कन्विंस्ड, मेरा एक बैड हैबिट भी है कि फाइल को वापस देके क्लैरिफिकेशन लेके
मॉडिफिकेशन जहाँ चाहिए उधर करके वी यूज्ड टू हैंडल द फाइल्स दो इट वाज द पीरियड ऑफ कोरोना का पीक पीरियड में भी वी वर वर्किंग टुगेदर एज अ टीम एंड एक्सीलेंट वर्क वाज डन बाय मिस्टर भट्ट। मैं आज ये नहीं बोलना चाहता हूँ वो हैप्पी रिटायर लाइफ में चले जाए, क्योंकि हमको सभी को पता भी है कि हमारे साथ और रहने वाले हैं। So the official formality is only official. So officially मैं ये बोल सकता हूँ wish you happy married life, but I don't expect you to retire immediately. Your service is highly essential for the further improvement of NBS. So उस उम्मीद के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवसर पर, because you guided me and in the right direction. Particularly मैं जैसे तंजोली जी बोल रहे थे, जब फाइल आ जाता फाइल के साथ शार्प प्रिंट कर देखने का मतलब इन्वेस्टमेंट याद आ जाती है, बिकॉज वी वर टीचर्स बेसिकली, इसलिए हमको इतना इन्वेस्टमेंट का जानकारी नहीं था। बट व्हेनेवर ही ब्रॉट सच फाइल्स विदाउट लूजिंग हिज पेशेंस, ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू अस and things are moving in the right direction. We hope that the same tempo will be maintained in future also. So for the services which he has rendered so far, thank you very much sir, and wish happy retailer आपको और अपना परिवार को, और आगे भी अपना मदद हमको चाहिए। Thank you. Joint commissions और ECAC सारे साथियों, ये अभी मुझे साल भर लगभग हुआ आपके साथ काम करते हुए, पर कभी ये नहीं लगा कि किसी फाइल के लिए कुछ बोलना पड़ा हो कि उसको भेज दो। जब भी फाइनेंस सेक्शन का इनके सेक्शन का काम आता था तो मुझे लगता था कि ठीक है 2-3 दिन में तो फाइल आ ही जाएगी, और हमेशा आ ही गई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ना आई हो और किसी फाइल के लिए बोलना पड़ा हो कि उसमें टाइम क्यों लग रहा है। इस तरह की कभी मेरे ख्याल से इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। बल्कि अगर कोई बहुत जरूरी फाइल है जिसको जल्दी करना उसको बोल दिया और उन्होंने बोल दिया कि शाम तक आ जाएगी तो शाम तक आ भी जाती थी। ऐसा भी नहीं हुआ कि अगर उन्होंने शाम तक बोला है तो वो अगले दिन या दूसरे दिन चली जाती थी। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करने वाले ऑफिसर कम होते हैं, खासकर फाइनेंस सेक्शन में, ऑडिट सेक्शन में। यहाँ पे तो एक तरीके से तरह तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, पर पूरा जो और भी लोगों से मुझे जानकारी हुई और मैं भी जानता हूँ कि पूरा कैरियर इनका इतना अच्छा निकला ऑडिट में, जबकि यहाँ पे तो हर ऑडिट में तरह तरह के डिस्प्यूट्स लोगों ने क्रिएट किए। और दूसरी चीज अभी मेरे ज्वाइन करने के बाद जो ऑडिट पैरा का सेटलमेंट हुआ वो बहुत ही काफी पैरा सेटल हो गए, नहीं तो बहुत मैक्सिमम लोग जो है उसको क्वेरी करके या किसी तरीके से 30 साल के 34 साल के पैरा को लटकाए रखने के फेवर में रहते हैं। पर इनके साथ मतलब ये फाइल में इन्होंने इस तरीके की नोटिंग की कि उसको सबको लगभग हम लोगों ने निकाल दिया। तो अभी काफी कम पैरा जो है आरओ लेवल पे बचे हैं, और आरओ लेवल पे भी हम लोगों ने लगातार कोशिश करके लेटर दे करके ये दे करके कि स्कूल लेवल की जो भी पैरा है उसको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट किया जाए। तो उसमें भी स्पेशल ड्राइव कई 2-3 चली कम से कम मेरे आने के बाद। तो ये चीजें दिखाता है कि हाँ किसी के पर्सन के रहने से कितना फर्क पड़ जाता है उस सेक्शन में और उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो और बाकी तो अभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल कम उम्र के लगते हैं, तो ऐसे ही ये बने रहेंगे। मेरी ये आकांक्षा है कि आप जो है स्वस्थ रहें और रिटायरमेंट के बाद भी इसी तरीके से जैसे अभी जिस तरीके का आपका टेम्परामेंट है काम करने का उस तरीके का बना रहें। और भविष्य के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके परिवार के सदस्यों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो भी जो भी अचीव करना चाहते हैं वो वहाँ पे सफलता प्राप्त करें, ताकि आपका जीवन और ज़्यादा खुशहाल हो सके। धन्यवाद। ऐसा भट्ट सर की वाइफ होने के नाते मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है। इतनी अच्छी सेवानिवृत्ति हो। थैंक यू। योर टर्न प्लीज। प्रशासन अकेडमी उपायुक्त तथा मेरे साथियों, मैं आज नवोदय विद्यालय समिति से 33 साल की सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। नवोदय विद्यालय समिति में मैंने कुछ समय ज्वाइन किया, जबकि नवोदय विद्यालय समिति इनिशियल स्टेज पर उभर रही थी। मैंने जो ऑडिट असिस्टेंट ज्वाइन किया लखनऊ में,
उस समय नवोदय विद्यालय समिति के बारे में बहुत कुछ जानकारियां नहीं थी कि नवोदय विद्यालय समिति होती क्या है। एक हफ्ते बाद मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बुलाया कि भट्ट जी आपको गया जाना। तो मैं बिल्कुल एकदम समय सीधा साधा, मुझे कुछ आइडिया। उन्होंने कहा कि बिहार गया जाना आपको अकाउंट बनाने के लिए। एक हफ्ते के बाद मैंने सर मैंने बिहार तो देखा नहीं है। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम्हारे हम खाने की व्यवस्था का चिट्ठी लिख देंगे और आपको वहाँ अकाउंट बनाने के लिए जाना है। बाकी दो थे मेरे साथ, बनर्जी और खन्ना मेरे साथ, दोनों ऑडिट असिस्टेंट थे। तो उन लोगों ने मना कर दिया और मैं इतना थोड़ा सीधा सा था, तो मैंने कहा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मैं देखा नहीं। मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। उस समय फर्स्ट क्लास का टिकट आप लोगों को पता होगा गत्ते का पहले टिकट चलता था छोटा सा। मैंने वो रिजर्व नहीं कराया और मैंने टिकट ले लिया और मैं ट्रेन में बैठ गया। लखनऊ से मैं बैठा नहीं कि 12 घंटे 28 किलोमीटर आया। तो मैं एक से पूछा भाई साहब गया आ गया? हैदराबाद आया नहीं कि भाई साहब गया आ गया? अरे भाई साहब कल सुबह आएगा। और मैं अगले दिन सुबह ऐसे पूछते पूछते और 8:30 बजे में गया में उतर गया। फिर मैं डीडीसी के उस जमाने में नवोदय विद्यालय की जो कैश बुक थी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस वाले लिखा करते थे। तो वहाँ डीडीसी ऑफिस था, वहाँ का पीए उस कैश बुक को लिखता था। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं ऐसे ऑडिट असिस्टेंट हूँ, वहाँ से आया, मुझे अकाउंट बनाना है, आपका बैंक रिको वगैरह हो रखा है कि नहीं हो रखा है? तो उन्होंने कहा जी बैंक रिको में कुछ गड़बड़ी है, कुछ डिफरेंस है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। और मैंने वही प्रिंसिपल मिस्टर डी पांडे थे, मोदी जी जानते होंगे, कई लोग जानते होंगे, वासुदेव पांडे जी थे। तो वो गया डिस्ट्रिक्ट, मतलब स्कूल तो वहाँ से 70 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा इंटीरियर में। तो वो फिर सिटी में ही आ गए। फिर मैंने वहाँ पे एनुअल अकाउंट बनाया। फिर वो मुझे किसी स्टूडेंट के घर ले गए, रात को उन्होंने वहाँ मुझे रखा। वो मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद मैं गुप्तकाशी गया, टेही गढ़वाल गया, नया नया बिल्कुल नई चीज़ें थी। उस समय नवोदय विद्यालयों में कैश बुक नहीं होती थी। प्रिंसिपल को ये नहीं पता होता था कि कैश बुक का क्या मतलब होता है, वाउचर क्या होता है, स्टॉक एंट्री क्या होती है। तो हम लोग जब ऑडिट करने जाते पहले तो यही नहीं पता था, लोगों से पूछते भाई साहब नवोदय वो क्या है? तो कहते जिसमें बच्चे खाना खाते हैं, थाली लेके लाइन लगाते हैं, आप इधर चले जाओ, ऐसे चल के ऐसे करके हम लखनऊ रीजन इनिशियली, जयपुर रीजन भी लखनऊ रीजन का पार्ट था और पटना और झारखंड भी लखनऊ रीजन से चलता था। तो मुझे स्टेट अलॉट कर दिए गए थे, तो मुझे बिहार स्टेट और झारखंड में देखता था उस समय। और ये राकेश खन्ना जी ये राजस्थान देखते थे और बनर्जी ऐसे यूपी देखते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने आपस में रीजन स्टेट बांटे हुए थे। तो नवोदय विद्यालय का जो इनिशियल स्टेज, आज जितनी भी आप पुरानी कैश बुकें उठाएंगे उसके पीछे हमने अपने हाथों से एंट्रियां बना के लोगों को सिखाते थे कि ऐसे नहीं, सैलरी की ग्रॉस एंट्री कैसे बुक की जाती है। इस तरह से हमने लोगों को इनिशियली स्टेज पे लोगों को बहुत कुछ समझाया। धीमे धीमे करके फिर हम लोगों ने ऑडिट को, पहले तो हम सजेस्टिव ऑडिट करते थे कि लोगों को सिखाते थे कि भाई कैसे कैश बुक मेंटेन करनी है, कैसे। बहुत वो स्थिति थी बड़ी, शुरुआती दौर में रिकॉर्ड भी पूरे नहीं होते थे, कैश बुकें नहीं होती थी। एनुअल अकाउंट तो आज की डेट में भी रीजनल ऑफिस में लोग बनाते ही हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति में मैंने विभिन्न पदों पर काम करते हुए अंकित सहायक के रूप में काम किया, अनुभाग अधिकारी के लिए। और क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ मेरा सबसे ज्यादा काम रहा हूँ, वहां से मेरा ट्रांसफर हेडक्वार्टर कर दिया गया। और हेडक्वार्टर में मैं आपको बता दूं कि 2001 में मैं वहाँ पे सेक्शन ऑफिसर था, मुझे हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया गया। इधर जो एसी एसओ था उसको हटा दिया गया कि आपको यहाँ का अकाउंट बनाना है हेडक्वार्टर का। तो मुझे हेडक्वार्टर में 2001 में मैं आ गया। मैं गेस्ट हाउस में कैलाश कॉलोनी में ऑफिस होता था, 6 महीने में गेस्ट हाउस में रहा। वो एनुअल अकाउंट हमने टाइमली बना दिया। तो उस समय वीके शर्मा जी डीसी पीएनडी होते थे और उनको फाइनेंस का चार्ज भी था, तब भी डीसी फाइनेंस नहीं होते थे। तो उन्होंने लिखा था कि समिति की हिस्ट्री में पहली बार एनुअल अकाउंट बिफोर टाइम तैयार हो गया है। तो उस समय के कमिश्नर थे मिस्टर एसपी गौड़। तो उन्होंने फाइल पे लिखा था कि एप्रिसिएशन लेटर में भी इशू टू एसी फाइनेंस एंड रजिस्टर। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उस समय। और फिर हेडक्वार्टर वालों ने कहा कि भाई भट्ट जी को तो अब यही क्वार्टर में रखना है। तो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ से रिलीव होकर फिर मैं वापस लखनऊ गया। उसके बाद एक बार एसपी गौड़ कमिश्नर साहब का फोन आ गया कि मिस्टर भट्ट से बात करो। तो कंसल साहब थे हमारे एसी, उन्होंने कहा मिस्टर भट्ट कमिश्नर साहब बात करना चाहते हैं। मैं डर गया कि कमिश्नर साहब मुझसे बात कहते, मिस्टर भट्ट आप कब से लखनऊ में?
मैंने सर मैं 89 से हूँ। मैंने कहा सर मैं अकेला ही नहीं हूँ, वहाँ पावा जी हैं, वहाँ फलाना है। तो वो कहने लगे मैं एग्जाम्पल दूंगा तो मैं ट्रांसफर करूंगा तेरा, तो एग्जाम्पल लेगा लोगों का। नहीं सर जो आदेश आप करेंगे मैं मानूंगा। तो उसके बाद मुझे अलॉन्ग विद पोस्ट हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया गया। फिर मैं हेडक्वार्टर आ गया हूँ। हेडक्वार्टर में मैं लगभग 10 उसके बाद क्या DK कोटिया साहब कमिश्नर आ गए, तो उन्होंने ये कहा था कि सारे लोग ट्रांसफर कर दिए गए थे उस पीरियड में। तो उन्होंने कहा भाई देखो मैं सबको अपने अपने घर भेज दूंगा, आप काउंसलिंग करो, मुझे पटना और शिलोंग भर के दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो सारी काउंसलिंग हुई, उसमें पावा जी सब लोग जितने भी ऐसे थे तो सब अपने अपने, लखनऊ के लिए 3 कैंडिडेट हो गया, मैं और 2 लोग और थे। मैंने कहा पटना में चला जाऊंगा, शिलोंग कौन जाएगा? तो माहेश्वरी जी ने कह दिया मैं जाऊंगा। एक नायडू जी थे पूना में, उन्होंने कह दिया कि हेडक्वार्टर में रहूंगा। शाम को ये लोग कमिश्नर साहब से मिले, ये लोग रोने लग गए। उन्होंने इनका ट्रांसफर जयपुर कर दिया घर में, और उसका नायडू का पूना कर दिया। जब मैं सुबह आया तो 11 ट्रांसफर थे, जिसमें से 10 ऑन रिक्वेस्ट पे अपने घर गए थे, एक पब्लिक इंटरेस्ट पे पटना। फिर मैंने 5 साल पटना में काटे। But जी या हेलो फिर पटना रीजन में मैं 5 साल हूँ। वहाँ पर ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी। विषम परिस्थितियों में मैंने उस रीजनल ऑफिस को भी चलाया। फिर 5 साल जब कंप्लीट हो गए मुझे, तो मैं कमिश्नर साहब से मिला कि मुझे ट्रांसफर वापस लखनऊ कर दीजिए। तो फिर उन्होंने लखनऊ से मदन पाल का ट्रांसफर उधर कर दिया, लेकिन हेडक्वार्टर ने उसमें ये लिख दिया कि पहले मिस्टर मदन पाल रिलीव होंगे, फिर भट्ट रिलीव होगा। तो वो रिलीव हो गए मार्च में, और जून तक वो आए नहीं। फिर मैं जो हूँ अकेला, फिर आया मैं कमिश्नर साहब के पास। मणिकुंतला मैडम उस समय AC एडमन हुआ करती थी, तो इन्होंने भी पूछा कि भट्ट तुम रिलीव नहीं हुई? मैंने कहा मैडम मैं तभी तो होगा जब मेरा यहाँ से। फिर इन्होंने वो ऑर्डर मेरा करवाया। फिर 2006 में वापस मैं लखनऊ आया, लेकिन मैंने पटना का एनुअल अकाउंट हेडक्वार्टर में जमा कर दिया। जब मैं लखनऊ आया तो वहाँ का एनुअल अकाउंट जमा ही नहीं हुआ था। फिर 1 साल में फिर 2 रीजन का मैं एनुअल अकाउंट जमा करने के लिए, और फिर मुझे 1 साल हुआ नहीं, फिर मेरा ट्रांसफर हेडक्वार्टर विजय सिंह, फिर लखनऊ। कि ये विजय सिंह काम नहीं करता। फिर मैं कमिश्नर साहब से मिलने आया। मैंने कहा सर वो काम नहीं करता तो उसको एक्शन दो। अब बार बार मेरा ट्रांसफर कर देते हो, मैं अभी आया नहीं, मेरा हेडक्वार्टर ट्रांसफर। फिर 2015 में जब DC फाइनेंस रिटायर हो रहे थे, तो नरूला जी कमिश्नर के PA थे। इनका फोन आता है कि भट्ट जी आप DC फाइनेंस से चार्ज लेने आओ। मैंने कहा AC फाइनेंस रामजीत बैठे हैं वहाँ पे, शर्मा जी SB शर्मा AC ऑडिट होते थे, हमने चार्ज ये लोग लेंगे कि मैं लूंगा? कह रहे नहीं कमिश्नर साहब कह रहे आपको आना है। मैंने कहा बच्चों की एग्जाम है, मुझे एग्जाम दिलाने दीजिए। फिर मैं अप्रैल के महीने में इधर आया और मुझे हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया गया। फिर मैं यहाँ एनुअल अकाउंट बनाने के लिए फिर मुझे अटैच कर दिया गया। मीन टाइम अप्रैल मई जून में SB शर्मा जी का डिमोशन हो गया। फिर राम जी का चार्ज लेगा, जब मेरे बस के नहीं का भट्ट तो सीनियर है तो चार्ज ले। फिर मुझे AC फाइनेंस ऑडिट का इंचार्ज बना दिया गया। 2015 7 अक्टूबर 2015 में मेरी DPC हुई प्रमोशन की। उसके बाद DC एडमिन थे यहाँ पे PK शर्मा जी, उन्होंने मेरी फाइल उठा के एक दराज में छुपा दी। 1 साल हो गया, मेरा ऑर्डर नहीं निकला। DPC होने के बाद DPC होने के बाद उन्होंने दराज में डाल दी फाइल। तो क्या हुआ कि एक दिन वो और मैं चुरू एक इंक्वायरी करने गए, तो रास्ते में मैं पूछ लेता हूँ कि क्या है। मैंने सर मेरा प्रमोशन हुआ था 1 साल पहले, फाइल कहाँ चली गई? अरे क्या है, मैं अभी चल के करते हैं। फिर जब वो और मैं फिर आए, अगले दिन फ्राइडे था, कहना आओ मेरे नीचे आ जाओ। फिर मैं गया नीचे और उन्होंने उसे दिन ऑर्डर निकाल दिया। फिर मैंने ज्वाइन भी कर लिया। फिर मैं उस समय तो कुछ बोला नहीं। फिर जब हॉनर ADG ज्वाइंट कमिश्नर आए थे, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने सर मैं काम भी कर रहा था और उसके बावजूद मेरी फाइल इन्होंने छुपा रखी थी। कभी संस्था में मुझे बैक डेट से एरियर भी दिया, प्रमोशन भी दिया। हेडक्वार्टर में आने के बाद इन्वेस्टमेंट मेरे लिए नया काम था।
मैं रीजनल ऑफिस में था, मुझे जानकारी भी नहीं थी उस समय। कंप्यूटर भी नहीं चलते थे, हम लोग मैनुअली कोटेशन मंगाते थे। उसको कोटेशनों को कंपाइल करने में ही हमें 1 दिन से ज़्यादा लग जाता था, 2-2 दिन लग जाते थे। फिर उसका तो टाइमिंग भी रहता है कि क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें टाइमिंग शेड्यूल बहुत ज़बरदस्त है। यदि आपने टाइम पे यदि नहीं किया तो आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। उन परिस्थितियों में भी फिर भी हमने लोग, मुझे भी जानकारी नहीं थी, मैंने भी यहीं आके धीमे धीमे उस काम को संभाला। तब हमारा जो कॉर्पस था 1350 करोड़ का, आज हमारा 3200 करोड़ का कॉर्पस चल रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले 7 सालों से हम लोग, मैं CPF देख रहा हूँ, हम हर साल सरप्लस में इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 261 करोड़ इंटरेस्ट अर्न किया था, जबकि हमारी लायबिलिटी 188 करोड़ की थी। तो उसके अलावा मैं एनुअल अकाउंट कमेटी के भी मेंबर था। मैं जब RO में था तो एक मिनिस्ट्री ने कहा एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे एनुअल अकाउंट का, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में मुझे लगा, तो मैं SB शर्मा जी और एक टीम IIT कानपुर गए हम लोग, वहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी उनको देनी थी। फिर वहाँ से मैंने इनसे कहा आप लोग अकाउंट बना नहीं पाएंगे, हमें खुद अपनी कमेटी बनाते हैं और हम खुद डेवलप करते हैं। फिर हम लोग GV नगर स्कूल में जाके हमने एनुअल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। वही फॉर्मेट मिनिस्ट्री से बाद में अप्रूवल हो गया। जैसे वो अप्रूवल हुआ तो मिनिस्ट्री से एक और फॉर्मेट आएगा कि एनुअल अकाउंट उसमें नहीं, इसमें उस साल अब फिर भी हमने एनुअल अकाउंट सक्सेसफुली, पिछले 7 सालों से हमारा एनुअल अकाउंट मिनिस्ट्री में टाइमली जा रहा। हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग, उससे पहले तो प्रॉब्लम भी थी। CAG के पहले कभी भी हेडक्वार्टर में कोई लेटर CAG के ऑफिस से ड्रॉप इन है। मैंने पिछले साल 33 पैरा ड्रॉप कराए हैं, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन से ज्यादातर रिलेटेड थे। वो सारे पैरे हमने ड्रॉप करवाए। जैसे सर ने बताया कि आज की डेट में रीजनल ऑफिसेस का हमने स्पेशल ड्राइव, आज की डेट में केवल 55 पैरे रीजनल ऑफिस एंड NLIT, यानी हमारे 15 यूनिट के ओनली 55 पैरे रह गए हैं। वो भी बहुत मतलब जिनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वही रह गए। बाकी ऑलमोस्ट सर के की वजह से और सर ने दोनों लोगों ने इसको बहुत लेके, और बहुत 34-35 साल पुराने पैरे थे, जो कि सर लोगों ने काफी उसमें सहयोग किया और ड्रॉप भी हो गया। तो इस नौकरी में मैं फाइनेंस विंग में काम कर रहा हूँ। मेरी जो फाइनेंस टीम है, सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं आज अपने घर वालों को और उन अधिकारियों की जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, या जिन स्टाफ ने मेरे साथ, मेरी जो फाइनेंस की टीम आज के डेट में नीचे काम कर रही है, एक भी व्यक्ति डिससेटिस्फाई आपको मिलेगा नहीं। एक भी आदमी कहीं किसी भी लेवल पर ये शिकायत नहीं कर सकता है कि हमारे फाइनेंस विंग में किसी भी लेवल पे, चाहे वो ईमानदारी का मामला हो, चाहे काम का मामला, चाहे आने जाने का। मैं अपने स्टाफ को हमेशा ये एग्जाम्पल, मैं 8:45 बजे अपनी सीट पे रहता हूँ, जाने का कोई टाइम नहीं। और अपने मेरा जो स्टाफ है, मैं उनको भी कभी नहीं कहता कि तुम लेट क्यों नहीं आ रहा। मैं खाली उनको ये एहसास देता हूँ कि तुम्हें भी आना चाहिए, लेकिन मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई तुम लेट क्यों आ रहे हो। मैं तुम्हें खुद समझना है कि यदि मैं टाइम से आता तो तुम्हें भी ऑटोमेटिकली टाइम से आना चाहिए। मेरे कहने से वो 4 बातें करेंगे, लेकिन कभी मैंने किसी को कुछ इस तरह की नहीं बोला। और फाइनेंस विंग का काम आज की डेट में बहुत स्मूथ रनिंग में, मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरे पास कोई पेंडेंसी नहीं रहती। कंस्ट्रक्शन की फाइलें हमारे पास एक दिन में 20-20, 30-30, 40-40 तक आ जाती है, लेकिन हमको स्मूथ रनिंग से, इवन कोई मुझसे ये नहीं अप्रोच करता इस फाइल को निकाल दो, इसको दो। जब तक सर मुझे कोई फोन भी करते हैं कभी की फला, तो वो फाइल ऑलरेडी हुई रहती। तो बड़ा अच्छा, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारा फाइनेंस विंग बहुत अच्छे, मंत्रालय लेवल पे भी हम लोग जाते हैं तो नवोदय विद्यालय समिति के हर चीज को वो लोग भी बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं। बहुत अच्छा, मुझे तो फाइनेंस विंग में मतलब मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने फाइनेंस विंग में काम किया। और इस फाइनेंस विंग में मैंने कहीं पर कोई कंप्लेंट, शिकायत किसी भी लेवल की आज तक कोई एक भी एजेंसी या कोई भी सप्लायर आज तक फाइनेंस विंग में एंट्री नहीं किया हमारे सेक्शन में। जो कुछ भी होगा, यदि किसी होगा भी तो आप कंस्ट्रक्शन विंग से बात करिए, बात से बात करिए। हमारा काम केवल एग्जामिनेशन है और पेमेंट करना है, और स्मूथ रनिंग से हम लोगों का काम हुआ। बाकी मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, सभी लोगों को। सब मेरे साथ तो ज्ञानेंद्र जी और त्यागी जी हैं, पंत जी हैं, जो लोग लखनऊ, मोदी जी हैं, मोदी जी को भी मैं 89 से लोगों जानता हूँ। बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो हमारे रीजन के PGT से प्रिंसिपल, आज ज्वाइंट कमिश्नर के लिए सर हैं। तो सबके साथ में हम लोगों का बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा है।
और विशेषकर मैं माहेश्वरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आजकल माहेश्वरी जी के साथ रहता हूँ। माहेश्वरी जी ने मैं पूरी फैमिली का मैंने शिफ्ट कर दिया देहरादून में, तो मैं माहेश्वरी जी के साथ रह रहा हूँ। मैं इसमें माहेश्वरी जी का बहुत बहुत सहयोग रहा है। और माहेश्वरी जी को भी सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि वो बहुत अच्छे ऑफिसर्स में हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं तो चाहता हूं कि आगे सर हमारी कोशिश ये भी रहती है कि नीचे वालों को, मैं अभी भी लोगों को समझा रहा था कि तुम लोगों का कौन कौन सा एरिया कम रहेगा। जैसे हमारे यहाँ पर ऑडिट असिस्टेंट लेडीज 4 है, उनको हम ऑडिट पे ले जा नहीं सकते, लेडीज को बड़ी दिक्कत रहती है लेडीज को ले जाने में। तो आप लोग एनुअल अकाउंट वाला पोर्सन है उसको भी सीखे, क्योंकि यहाँ पर ये लोग एक्सक्लूसिव काम करते हैं। और रीजनल ऑफिस का ऑडिट असिस्टेंट ऑलराउंडर होता है, वो ऑडिट भी करता है, वो फाइनेंस भी कर लेता है, सीपीएफ भी। और यहाँ पर हेडक्वार्टर में क्या वो एक्चुअली, तो हमने कहा यहाँ पर रोटेट करते रहिए ताकि ऑडिट असिस्टेंट को, चाहे वो पर्सनल का मैटर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर हो, चाहे जिस भी विंग का मैटर हो, हमें हर चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं उनको अभी यही समझा रहा था नीचे कि आप लोग अपने आप को, अभी मुझे यदि जैसे सर ने मुझे मौका दिया तो मैंने ये भी है, आप जो अकाउंट्स का जो भी तुम्हारा रह गया है उस चीज को भी हम लोग को इम्प्रूव करेंगे। और मैं अपने लिए साथ में लेके भी आता हूँ। मैं जैसे सर इन्वेस्टमेंट का भी काम का, तो मैं सतीश को भी लेके, या मैडम है गीता गौरी है, या जो भी डीलिंग है उनको लेके भी मैं चलता हूँ, ताकि आप लोगों भी ऊपर डिस्कस क्या हो रहा है तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए किस तरह से कैसे काम होता है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम लगाता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू। 35 साल का पूरा हुए हैं और जिसमें से मुख्यतः जो ज़्यादातर स्कूल्स उभर के आए हैं वो 86 के बाद ही ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से लगभग उसी समय पे भटजी ने समिति को ज्वाइन कर लिया था। और रीजनल ऑफिस में काम करना और स्कूल में करने में थोड़ा फर्क है। रीजनल ऑफिस में किया मतलब उसमें फिर तो रीजनल ऑफिस ही वर्किंग लाइक ए समिति, तो इनका एसोसिएशन ऑलमोस्ट जिस तरह से मेरे को लगा कि वो पूरा एक तरह से जो नीतिगत सुधार है उसमें पे तो ऑलमोस्ट किस डायरेक्शन में ये संगठन चलेगा, वो जो नीतियाँ बनती हैं चाहे फाइनेंस की हो चाहे इवन प्रशासनिक हो, उन नीतियों में किसी न किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से इसका योगदान रहा है। और इस क्षेत्र में हम आज देख रहे हैं इस संगठन को, तो उसमें इस पूरी फुल जर्नी को लेके और जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रीजन्स में काम किया, तो मान सकता हूँ कि उनका एक बड़ा विशेष योगदान रहा होगा। फाइनेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका एसोसिएशन हर से जुड़ा रहता है, बिकॉज हर चीज में कोई भी कॉन्फ्रेंस ले लीजिए या फिर ऑडिट ले लीजिए, और जैसे ऑडिट के दौरान क्या होता है कि आप सारे कि क्या परमिटेड है, क्या डेलीगेशन ऑफ पावर है, क्या आपकी क्या किसको अलाउड है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या नोटिफिकेशंस हैं, वो सब उनको देखना पड़ता है। तो उसके तहत अगर कोई आदमी एक अच्छा ऑडिटर है तो वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें की जो रिपोजिटरी आप वर्ड यूज कर रहे थे वो बेसिकली वो जो एक अच्छा अगर तरीके से और मतलब कि एक सिंसियरिटी से अगर ऑडिट करेगा तो वो उसके पास रिपोजिटरी बन जाएगी, और वो भी खासकर अगर इतने साल सर्विस में रहेगा। और अगर ऊपर से करोगे और बिना किसी नियम के तो बात अलग है, अदरवाइज तो इसी कारण से क्योंकि उनका ऑडिट का एक्सपीरियंस था और उन्होंने बड़ी शिद्दत से और बड़ी सिंसियरिटी से उस कार्य को किया, तो इसलिए इनके पास क्या नियम थे, क्या से नियम बदले हैं और कुछ नियम में क्या क्लैरिफिकेशन या क्या उसमें एम्बिग्विटी भी थी, वो भी सब इनको पता है। और जब आप उस तरीके से ऑडिट करते तो आपको रास्ता भी पता है कि इसमें एग्जैक्टली गलती क्या है या किस कारण से लोग गलती करते हैं। लेकिन ऑडिट और फाइनेंस मतलब कि ये बड़ा दोनों अलग डोमेन हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों को संभालना के लिए तो डेफिनेटली बड़ा वो चाहिए। और पॉजिटिव माइंडसेट एक फाइनेंस और ऑडिटर को दोनों को मतलब इसमें दोनों को ही हम लोग ऑडिटर को तो और ज़्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट पे समझते थे लोग और फाइनेंस को भी थोड़ा सा बहुत पार्शली, लेकिन दोनों के बावजूद एक पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी अगर दोनों चीज़ें देखे तो निश्चित ही एक बड़ी कमेंडेबल जॉब है। और उसी कारण से उसी ट्रस्ट और उसी फेथ की वजह से मुख्यतः कोई ना कोई जो भी अधिकारी रहे होंगे उन्होंने इनको कहीं रीजनल ऑफिस में जरूरत है तो वहाँ बुला लिया, यहाँ हेडक्वार्टर जरूरत है तो यहाँ बुला लिया। और ये जनरली प्रगति का नियम है कि जनरली जो काम करता है तो उसका थोड़ा सा नुकसान पर्सनल लाइफ का नुकसान होता है, और ये
मैं कई सारे इतने गवर्नमेंट सर्विस के इनको से बता सकता हूँ, जनरली जो आदमी सिंसियरिटी से काम करता है जनरली, क्योंकि ये कहावत सी रहती है जनरली 20-25% लोग मेनली गवर्नमेंट सिस्टम में अच्छे से काम करते हैं और बीच में बाकी कुछ लोग अपना एवरेज टाइप से रहते हैं और ऐसे इसी रेंज में 20-20% यूजलेस रहते हैं। तो ये जो 15-20% है इन्हीं के तहत आदमी प्रशासन काम कराता रहता है और वो एक जो पॉइंट रहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पर अमाउंट है, उसमें कई बार पारिवारिक वो पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल जो समस्या है वो जनरली पीछे छूट जाती है और उनका नुकसान भी होता है और ये आप में से कई लोगों ने महसूस भी किया होगा। लेकिन ठीक है, अब प्रशासन को लगता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में इनकी जरूरत है और आपने भी उस बात को मान लिया। कई बार लोग क्या करते हैं, लोग इस नुकसान के तहत सोच के कि भाई ये मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है और बार बार इसी तरह से हो रहा है, तो वो अपना काम करना बंद कर देता है। लेकिन जो सही लोग हैं जैसे भट्ट जी ने किया, उसके बावजूद भी उनके काम में और सिंसियरिटी में और काम की परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आई है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसी कारण से वो ट्रस्ट जो है वो बढ़ते चला गया और वो उसी ट्रस्ट के तहत अभी तक, क्योंकि जिस समय पे पहले आए थे महेश्वरी का, तो आने से पहले तो ये ऑडिट भी और फाइनेंस दोनों यही देख रहे थे। और ऑडिट और फाइनेंस जिसमें हमारे पास IFD का पोस्ट है वो खाली है, DC फाइनेंस खाली है और प्रॉपरली एक रेगुलराइज इसी फाइनेंस भी नहीं है और एक फाइनेंस ऑडिट सभी कुछ देखना, मिनिस्ट्री से इतना कम्युनिकेशन है, एक बजट प्रिपरेशन है। और नवोदय विद्यालय समिति ऐसा रहा है जिसमें से जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में जिनका एनुअल अकाउंट्स टाइम से पार्लियामेंट में ले होता है और जिसको कराना पैंडेमिक में इतना आसान नहीं था, क्योंकि पैंडेमिक में आपको ऑडिट रिपोर्ट्स भी ऑडिट कराना, ऑडिट रिपोर्ट्स क्लियर कराना, सिंगल हैंडेडली शायद ही पूरे हेडक्वार्टर में कोई इतना उसमें से जुड़ा हुआ है कि जो डायरेक्टली वहाँ ऑडिटर ऑफिस में, CAG ऑफिस में बात करके एक एक चीज़ें क्लियर करा के करा लाता है। वो प्योरली इनके पर्सनल इंटरेस्ट और इनकी पर्सनल रेपुटेशन और इनके जो इनका एफर्ट्स है उसके तहत वो निकल जाता है और हम लोग शांति से, अदरवाइज NCERT आज तक कभी जमा नहीं कर पाया, उनके 2-2 साल तक कभी फंडिंग करता है। इस बार का लिस्ट में भी नवोदय का नाम नहीं है सर। नहीं, कभी नहीं रहा है। तो और हम बड़ा जितने से हम लोग मानते हैं कि बड़ा स्मूथली निकल गया, उतने पीछे इतना स्मूथली नहीं होता है। उसके लिए और स्पेशली पैंडेमिक में वो वहाँ बात करनी पड़ती है, इलाहाबाद में एक एक से बात करो, एक एक से मंगाओ, टाइम से करो, फिर FC और DC करके, तो बड़ा ही टीडियस जॉब है ऑडिट फिगर करना। और उसके बाद जो इतनी, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी समस्याएं, तो इतने ऑडिट ऑब्जर्वेशंस होंगे ही होंगे, क्योंकि ऑडिट का काम है ऑब्जर्वेशंस निकालना और जब तक ऑब्जर्वेशंस नहीं होंगे तो उनका सुधार कैसे होगा। लेकिन ऑब्जर्वेशंस होने के बावजूद उनका समाधान निकालना, इतनी ज़्यादा हम लोग ऑडिट को पैरा को क्लियर किए हैं जिससे कि जो भी पुराने लोग हैं या जो कुछ इवन कुछ तो रिटायर हो गए हैं या कुछ सर्विस में हैं उनको भी रिलीफ मिला। और जरूरी नहीं कि खाली ऑडिट ऑब्जर्वेशन को केवल क्लियर करना है, उससे जो इम्प्रूवमेंट आना है कि कहाँ कहाँ पे किस कारण से ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन होते थे, किस कारण से डिफिशिएंसी थी, कैसे उसमें हम लोग एक सिस्टम से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी किया है। ऑडिट की पूरी गाइडेंस हम लोगों ने रिवाइज की है। तो ये जो है ना, ये बहुत हमारे हम बाकी काम जितना है उसमें से फाइनेंस, ऑडिट और एनुअल अकाउंट्स, ये सब मिला लीजिए अपने आप में एक पूरा एक डिपार्टमेंट है जो मतलब कई सारे लोग, और इसमें लेकिन नंबर ऑफ दी ऑफिसर्स बहुत ही कम है। इन्हीं ने हमें, जैसे मैंने बताया था ट्रस्ट की बात है, तो इन्होंने हमने इनको खुली छोड़ दी, आप नाम बता दीजिए किसको लेके आना है। तो ऐसे किसी ने पहले किसी कमिश्नर को भट्ट जी का नाम दे दिया होगा तो इनको उठा के जाए तब उन्होंने भी पता किया होगा 4-5 जगह से किसको लाए सबने कहा भट्ट जी को लाए। तो इन्होंने बताया कि सर आगे फ्यूचर चलाना है तो एक महेश्वरी जी को बुला लीजिए। तो बाकी जनता तो ऐसे कई हैं जो अभी भी सिस्टम में है, जो तैयार है आने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन एक इंटीग्रिटी होती है, ट्रस्ट होता है और वो बात पे तो फिर हम महेश्वरी जी को लिया है। और आई एम हैप्पी कि उनका जो जजमेंट है, आदमी सेलेक्ट करना, उसको ट्रेन करना, उसके साथ काम करना, वो भी एकदम सही निकला। हमने तो महेश्वरी जी को जानता ही नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ा लीडरशिप का पॉइंट होता है कि आप काम करेंगे लेकिन काम के साथ लोगों को अपने साथ जो आपके साथ काम करते हैं उनको भी ट्रेन करना है और उनको भी साथ लेना, और सही आदमी की पहचान की कौन सही है कौन नहीं सही है, ये पहचानना भी छोटी चीज नहीं है। तो दूसरा CPF जो है वो
बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप से सीपीएफ का इन्वेस्टमेंट करती हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय को ले लीजिए या सीबीएसई तक को ले लीजिए, जिनके पास इतने अवसर होते हैं फाइनेंस के, उसके बावजूद उन्होंने सारा पूरा इन्वेस्टमेंट जो है एसबीआई या किसी को दे रखा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने एसबीआई को देने के बावजूद भी इतने सारे डिफॉल्ट पेपर है उनके पास। ठीक है, ओवरऑल थोड़ा सा मतलब जितना हमारा पे आउट होता है उसके आसपास तक और ब्याज वो दे देते हैं, लेकिन उसके अलावा क्योंकि कोई आदमी मानता ही नहीं है कि वो हैंडल कर सकता है। कुछ कुछ बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर्स होते हैं जो खुद से इन्वेस्टमेंट हैंडल करते हैं, जिनके पास पूरा डिपार्टमेंट होता है, कंसल्टेंट्स होते हैं। यहाँ पे सिंगल हैंडेडली भट्ट जो है पूरा इन्वेस्टमेंट चला रहे हैं, जो एक हाईली टेक्निकल जॉब है, इतना आसान नहीं है और क्रिटिकल जॉब है। क्योंकि इसमें क्या है कि खाली एडवाइजर से नहीं चलेगा, आपको समझना खुद पड़ेगा और जिम्मेदारी आपकी करेक्ट है। हमने तो खुद ही समझा और आधा से ज्यादा तो भर्ती नहीं समझाया, लेकिन अब जो है लोग केंद्रीय विद्यालय भी पूछ रहा है कि अगर आप मैनेज कर सकते तो हम भी कोशिश करेंगे। सीबीएसई कह रहा है कि हम भी अपना सीपीएफ मैनेज कर लेते हैं। मतलब ये जो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास इतने फाइनेंस अफसर्स हैं, इतने लोग हैं, उसके बावजूद भी किसी ने आज तक, और इतने हमसे इतने साल पुराने हैं, उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट को कभी भी इन्होंने खुद से हैंडल नहीं किया है। और अब वो मॉडल देख रहे हैं, हम कम से कम नहीं तो कई लोगों से अपना इन्वेस्टमेंट पॉलिसी शेयर कर चुके हैं। दूसरा हम मैं बता सकता हूँ कि एक सेबी गाइडलाइंस होती है कि सिंपल बस इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उस गाइडलाइंस से ही पब्लिक सेक्टर आधे टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसको भी इन्होंने अपनी तरीके से और उसको बेहतर बनाने के लिए एक इंटरनल एक पॉलिसी भी बना रखी है, जो बहुत कम लोगों ने बना रखी है। और अब लोग उसको मांग रहे हैं कि नहीं आप अपना इंटरनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमको दे दीजिए। तो ये सब काम जब आपका एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पैरामाउंट होगा और आप उसी से की तरफ से सोचेंगे और चीजों को समझने के और उसको समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अब प्योरली तो अब एक ऑडिट असिस्टेंट को तो ऐसे ऑडिट असिस्टेंट पूरे समिति में पता नहीं कितने सारे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी उतनी नॉलेज एक्वायर करता है और उतने समय तक ईयर ऑफ सर्विस भी बहुत ओके हो जाती है ना। और ईयर ऑफ सर्विस की नहीं है इनका भाई जो इनको बुलाया गया था वो तो 10-15 साल पहले तक बुलाया था। तो 15 साल पहले वाले तो अभी बहुत सारे ऑडिट असिस्टेंट घूम रहे होंगे, लेकिन आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उनको इतने रूल रेगुलेशन सब और उस लेवल पे काम कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि भाई कि ये इनके जो कंट्रीब्यूशन की वजह से, जैसे मेरे को पता भी लगा था, तो कुछ ना कुछ हद तक उनका पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ में उतना ध्यान नहीं दे पाए हैं। लेकिन अभी जैसे आपने मौका दिया था मिसेज भट्ट को बोले, वो क्या है कि बिना बोले ही वो काफी कुछ उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है, उतना लोगों को समझ में भी आ गया है। लेकिन एक चीज ये है कि वो न केवल ये कि लेकिन वो जो ट्रस्ट है, इस एज तक ट्रस्ट मेंटेन करना, परिवार की तरफ भी ट्रस्ट है और ऑर्गेनाइजेशन पे भी ट्रस्ट, दोनों मेंटेन करने के लिए भी बहुत कई बार तो शिकायतें रह जाती है कि आदमी को ऑफिस में कुछ ज्यादा डिवोटेड और डेडिकेटेड हो जाए तो परिवार से समस्या हो जाती है। लेकिन भट्ट जी का दोनों तरफ अगर बैलेंस है तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनका इसी तरह से चलता रहे। और जो भी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, अब वो आप मान के चलिए, वो नवोदय भी परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं और हमारी आपको जब भी कभी लगे आप अलग से बात करें। धांगेलू कह रहे थे इनकी एनर्जी 40 ईयर्स है, तो अब 20 साल तो शायद मुश्किल से हम लोग अटेंशन नहीं दे पाएंगे। अब ये भी कोई भरोसा नहीं है कि इनकी एनर्जी हो सकता है कि 40 पे ही रुक जाए। तो लेकिन इतना संभव होगा हम लोगों की सेवा देंगे, है ना। और मुझे उम्मीद है और ये भी मैं आशा करता हूँ कि वैसे ऐसा होना है कि भट्ट जी को अभी रिटायरमेंट मोड में जब आना ही नहीं है तो कंसल्टेंट के माध्यम से भी चाहे हम लोग उतना हम लोग नहीं पे कर पाएंगे जितना दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना जो इनका जिस अथॉरिटी से और जिस तरीके से और जिस पंचुअलिटी से काम कर रहे थे करेंगे। और कहीं अगर लगेगा इनको कि इनके पारिवारिक जिम्मेदारी के हिसाब से इनको चाहिए कहीं जाना है, जो कुछ है वो हम लोग उसके लिए हमेशा तैयार हैं। तो हमको आपके जितने भी, लेकिन मैं ये उम्मीद करूँगा एक तो खुद काम करना है, आपने जैसे अभी तक एक टीम को बिल्ड किया है उसी तरह से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करें, उन लोगों को जैसे ऑडिट असिस्टेंट है उनको ट्रेन करें, उनके
और भी बीच बीच में ऑडिट असिस्टेंट की ट्रेनिंग करा दीजिए। खाली ऑडिट असिस्टेंट्स हैं जो सेक्शन अफसर्स हैं उनको ट्रेनिंग करा दीजिए, कुछ परफॉर्मा बना दीजिए। सिस्टम्स जितना होगा उतना आपको, और अभी आज समिति यहाँ तक पहुँची है तो उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन ही है। और अगर सेटिस्फेक्शन का अपने आप में, वैसे भी गवर्नमेंट जॉब में आदमी तनख्वाह तक तो सीमित रहता नहीं है, जॉब सेटिस्फेक्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और सेटिस्फेक्शन आदमी को अपने काम से ही मिलेगा। आपको अभी तक जितना सेटिस्फेक्शन मिला है और भी जितना सुधार होगा और जितने लोग तैयार होंगे, क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा कि भाई वो जिस चीज़ को जहाँ छोड़ के आया है उससे ऊपर प्रगति करे तो यही अच्छा लगता है, वो नीचे जाए तो कोई मजा वाली बात नहीं है। तो आप और भी टीम को बिल्डअप करें, लोगों को ट्रेन करें, चाहे उसमें जो हमारे रीजनल ऑफिस के ऑडिट असिस्टेंट हों, सेक्शन ऑफिसर्स हों, और जो नए ऑडिट असिस्टेंट ज्वाइन करेंगे, कभी जैसे अभी रिक्रूटमेंट होगा तो उनका एक सेशन करवाइए अच्छे से। तो ट्रेनिंग डिवीजन के माध्यम से भी हम लोग उनको इनकी सेवा यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो जैसे कि जो इन्होंने बात कही है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं आएगा, अगर हम लोग एक ही टाइप का वर्क हमेशा देखते रहेंगे तो जब वी विल नॉट बी प्रिपेयर फॉर द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार होने के लिए आपको सीट रोटेशन जरूरी है, अलग अलग काम देखने पड़ेंगे। एक बार आदमी कोई सेक्शन अफसर बनेगा तो उसको ज़्यादा काम देखना ही पड़ेगा, फिर एसी आदमी बनेगा तो उसको और ज़्यादा देखें, तो वो तभी संभव होगा जब उसने मल्टीपल डेस्क पे काम किया होगा। लेकिन हमको कंफर्ट जोन होता है कि जनरली एक आदमी को एक ही टाइप का काम देखने में कंफर्ट होता है, लेकिन वो कंफर्ट से निकल के ही आदमी आगे के लिए ग्रूम और ट्रेंड होता है। तो मैं आई विश द बोर्ड कि इनका हेल्थ तो इसी है, और हेल्थ और एनर्जी इसी तरह से बनी रहे और 40 पे ही रहे, और परिवार की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो धीरे धीरे पूरी करें। अभी बताया उन्होंने कि मकान का भी रिसेंटली हुआ तो वो तो ठीक है, एक हो गया, और भी जो भी जितनी है वो करें। और यहाँ पे जितने लोग हैं अब आपने सुन ही लिया है, तो अभी हर आदमी आपके साथ है, और आपको इसके अलावा भी पर्सनल तौर पे भी कभी लगेगा तो आप अपने तरफ से बात कर सकते हैं। तो लेकिन मैं ऐसे बता दूं कि भट्ट सब अकेले हैं कि जैसे जिसमें से जो खुद से मेरे को खुद को था कि हाँ भाई भट्ट सब को तो रखना ही है, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई ठीक है कोई रिक्वेस्ट लेटर आ जाएगा तो हम लोग प्रोसेस रूटीन में जैसे फाइल कर देते हैं। लेकिन भट्ट जी का तो इनका मानना ये था कि मैं बात किया, जब फोन किया तब कि तो ये डिसाइड नहीं होगा पहले संस्था को जरूरत है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को अगर जरूरत है तो बनेगी, उसको तो जरूरत है आपका, क्योंकि इनका पता नहीं कि भाई देहरादून की क्या जिम्मेदारी है और यहाँ पे क्या है। तो दिन से मैं तैयार हूँ, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने तैयार है और जिम्मेदारी लेने के लिए। जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन के सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज रेडी फॉर टेकिंग योर सपोर्ट। थैंक यू, थैंक्स टू योर फैमिली। धन्यवाद कि उन्होंने, जब तक मैं मानता हूँ कि कोई भी बिना पारिवारिक सपोर्ट के कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर नहीं सकता है, और ना सरकारी नौकरी में उतना डिवोशन और उतना कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसके सबके पीछे कोई ना कोई सेक्रीफाइस परिवार का छुपा रहता है। तो इसलिए स्पेशल थैंक्स टू यू। थैंक यू सर। मैं एक साथ the token of love. Thank you. Thank you. लोड क्या है? बात हो गई चाबी आपको रहेगी। चले हम लोग, हाँ चाबी आप संभाल के रख लेना। हाँ आपको मिलते रहेंगे सब नहीं किया